नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं और ताजा मामला जो सामने आया है, आतंकवादी बैंक में घुसते हैं और उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का एक और बड़ा मामला सामने आया है। आतंकियों ने बैंक में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर कब तक घाटी दहशत की इस आग में जलती रहेगी। कश्मीर घाटी में हिंदुओं को लगातार यहां पर आतंकी निशाना बना रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे थे और अब जो बाहरी हिंदू हैं उनको भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बैंक मैनेजर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। कुलगाम से ये मामला सामने आया है। इससे एक दिन पहले ही रजनी बाला की हत्या की गई थी। उससे पहले आपको याद होगा राहुल भट्ट की किस तरह से सरकारी दफ्तर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुलगाम में जिस बैंक मैनेजर की हत्या हुई है उसकी पहचान राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार के रूप में हुई है। लेकिन सवाल इस तरह की वारदातें कई छोड़ जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि सरकार के द्वारा लगातार विकास की बात जम्मू कश्मीर में की जा रही है। विकास को लेकर के रोजाना कोशिशें की जा रही हैं। कल मनोज सिन्हा के साथ में अमित शाह की बैठक भी होनी है। लेकिन उससे पहले जब इस तरह की वारदातें सामने आएंगी, आतंकियों के मंसूबे इस तरह के सामने आएंगे, तो फिर आतंक पर लगाम कैसे लगेगी। जब तक आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर नहीं होगा, विकास की बयार जम्मू कश्मीर में कैसे बहेगी। कश्मीरी पंडितों को दोबारा वहां पर विस्थापित करने की बात भी होती है, लेकिन जब इस तरह से दहशत का माहौल रहेगा तो फिर उस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने पलायन करना जम्मू की ओर शुरू कर दिया है। बाकायदा श्रीनगर में उन्हें रोका भी जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं किस तरह से की जा रही हैं, उनको किस तरह से वहां पर रोका जाएगा, क्योंकि जो लोग वहां पर रहते हैं उन्हें डर का असली मतलब पता है। अगर इस तरह से टारगेट करके किलिंग की जाएगी, जो बाहरी हिंदू हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा, तो फिर सवाल प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ साथ तैयारियों पर भी उठेंगे। आतंकवाद के खात्मे को लेकर के जो रणनीति है उस पर भी उठेंगे। साथ ही साथ में बात यहां पर यह भी जरूर होगी कि विकास की बात जिस तरह से की जाती है, जिस विकास का जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं, क्योंकि सरकार की मंशा जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, सत्ता में आई है, उसके बाद से सरकार की कोशिश यह रही है कि विकास के जरिए कश्मीर घाटी को एक बार फिर से वहां पर शांति बहाल करने की कोशिश की जाए। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है और इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। कमर आगा जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, नाम लगातार सामने आ रहे हैं। राहुल भट्ट, उसके बाद अब विजय कुमार, महिला टीचर की हत्या कर दी जाती है और ये केवल चंद नाम नहीं है। इससे पहले भी ना जाने कितनी वारदातें सामने आई थी और अब जब चुनाव की घोषणा, ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द हो सकती है। परिसीमन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट बाकायदा वहां पर दे दी है। तो अब ऐसे में इस तरह की वारदातों के पीछे प्लान क्या है, मकसद क्या है? कई चीजें हैं। एक तो जैसा आपने बताया कि वो नहीं चाहते कि विकास हो वहाँ पे, और दूसरी चीज ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर स्थिति खराब होती है तो वो कश्मीर बॉर्डर के ऊपर कभी टेंशन क्रिएट कर देता है, कभी वो कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को बढ़ा देता है। इस समय पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत बुरे हैं। उनको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर, और फिर ये है कि उनको, वो नहीं चाहते कि कश्मीर का डेवलपमेंट हो। वो चाहते हैं, उनका जो बेसिक प्लान है वो ये है कि किसी भी सूरत से वहाँ अराजकता फैला दो। वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस पे कब्जा कर नहीं सकते, तो जब कब्जा नहीं कर सकते तो अराजकता फैलाने की वो कोशिश करते रहते हैं। उनका पुराना गेम प्लान है, वही चल रहा है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जान के हिंदू समुदाय के लोगों को, पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। ये एक सोची समझी रणनीति है और इसके ऊपर अमल किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इससे नुकसान केवल कश्मीरियों का होगा आगे चल के, इसलिए
वो जो कर रहे हैं, एक तो डेवलपमेंट से अपनी और पिछड़ जाएंगे, पहले ही काफी पिछड़ गए थे आतंकवाद के चलते हुए, और आने वाले समय में उनके और ज्यादा उनको नुकसान होगा। समय आ गया है, अब मैं समझता हूँ कश्मीरी जनता सड़क पे निकले, और वहाँ से लीडरशिप पूरी फेल हो चुकी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो या पीडीपी की हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है वहाँ पे, वो फेल हो चुकी हैं। उनके पास कोई समाधान नहीं है, वो एक रटी पिटी बातें बार बार करते रहते हैं, और ये है कि जो एजेंडा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको वो भी ये चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट ना हो। उनकी कोशिश ये होती है कि वो जब सत्ता में आ जाए तब इस तरह के काम। करप्शन बहुत डीप रूटेड है वहाँ पे, और फिर दूसरी तरफ ये है कि आतंकवादी गतिविधियां लगातार वहाँ पे बनी रहती हैं। अच्छा, एक अहम सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में जब हालात खराब होते हैं तो जो डाइवर्ट करने की मुद्दे को वहां पर शिफ्ट करने की जो कोशिश की जाती है, कश्मीर को टारगेट किया जाता है, कश्मीर में आतंकी वारदातें बढ़ जाती हैं। 2-3 महीने पहले भी आपने देखा होगा किस तरह से टारगेट किलिंग एक के बाद एक लगातार सामने आ रही थी, और अब वही चीजें जो है दोबारा निकलकर सामने आती हैं। ऐसे में सरकार की जो मंशा रही है, सरकार ये चाहती है कि कश्मीरी पंडितों को दोबारा से वहां पर स्थापित किया जा सके। अब आपने यहां पर एक बात का और जिक्र किया कि जो रणनीति है वो बेहद पुरानी है, लेकिन सरकार को तो अब नई रणनीति पर काम करने की जरूरत है। कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा वहां पर, ताकि जो कश्मीरी पंडित हों या फिर जो बाहरी हिंदू हों वो कश्मीर में शांतिपूर्वक तरीके से रह सकें। क्या बदलाव करने की जरूरत है? क्या कहीं सरकार जो पुराना तरीका है डिफेंस का उसमें सिमटी हुई तो नजर नहीं आती है? और कौन कौन से कदम सरकार के द्वारा वहां पर उठाए जा सकते हैं? क्योंकि विकास तो इस तरह से विकास की बयार तो आएगी नहीं, आतंक पर तो लगाम लगानी पड़ेगी, रणनीति तो बदलनी पड़ेगी सरकार को भी। सरकार रणनीति अपनी बदलती रहती है समय के हिसाब से। ये काम सेना और एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। हम लोग उसके बारे में यहाँ दिल्ली से बैठ के उनको कोई सुझाव नहीं दे सकते। वो स्वयं देखते रहते हैं किस तरह रिस्पॉन्स होगा। उन्होंने 30 साल से भी ज्यादा हो गया, 40 साल से ये कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि वहाँ अराजकता फैल जाए, नहीं फैल पाई अभी तक। पाकिस्तान अपने किसी भी ऑब्जेक्टिव में पूरा नहीं हो पाया। उनकी रणनीति है, एक प्लान है, प्लान ए होता है, बी होता है, सी होता है, बहुत से प्लान्स होते हैं उनके पास। वो एक के बाद एक इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि कश्मीरी पंडितों का या हिंदुओं का या नॉन मुस्लिम्स का जहाँ तक सवाल है, वो कश्मीर के इंटीग्रल पार्ट है, उनको वहाँ बसाया जाएगा। और ये एक डिसीजन है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, गवर्नमेंट ने ले लिया है। समय के बारे में मैं नहीं जानता समय कितना लगेगा, लेकिन ये अल्टीमेटली ये वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ की आम जनता भी चाहती है कि ये वापस आए वहाँ पे। बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है कि ये लोग जो है वहां पर जाएंगे, वहां पर आसानी के साथ में शांतिपूर्वक तरीके से बिना डर के रह सकेंगे, और ऐसा तभी हो पाएगा जब आतंकवाद पर पूरी तरह से लगाम कसी जा सकेगी। एक अहम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, आगे क्या होगा वो तो वक्त के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन जिस तरह से अब पलायन की खबरें एक बार फिर से सामने आ रही हैं, लगातार पलायन की खबरें सामने आ रही हैं, 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, जम्मू की ओर में ये लोग आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में जो शासन प्रशासन होता है उसकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, और जो लोगों के मन में डर है उसको आखिर दूर करेंगे तो करेंगे कैसे? क्योंकि साफ तौर पर आतंकी तो बाहरी जो लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में लोग वहां पर रहें, जो आतंकवाद के खिलाफ में जो मुहिम सरकार ने छेड़ी है उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें, इसको लेकर के किस तरह से पहल करने की जरूरत है? कमल आगा जी, आपको आवाज मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क कमल आगा जी से टूट गया है। तो एक बार फिर से कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, शासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जो दहशत का दौर देखने को मिल रहा है, जो बाहरी लोग वहां पर रह रहे हैं, जो बाहरी हिंदू वहां पर रह रहे हैं और कश्मीरी पंडित वहां पर रह रहे हैं, जरा खुद सोचिए कि उन पर इस वक्त में क्या बीत रही होगी। उम्मीद करेंगे कि वहां पर जिन आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो जल्द से जल्द ढेर कर दिए जाएंगे। सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि अब आने वाले समय में इस पूरे मामले पर सरकार किस तरह से नियंत्रण प्राप्त करती है। खबरों में बढ़ेंगे आगे, अब बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की। दरअसल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड
से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ के दौरान कई बड़ी बातें बताई हैं। उसने बताया कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने यह बड़ा खुलासा किया है। लॉरेंस ने बताया कि उसके कहने पर ही कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई है। हत्या की साजिश 3 महीने पहले रची गई थी। लॉरेंस के गिरोह के शार्प शूटर मौके की तलाश में घूम रहे थे। हालांकि आरोपी लॉरेंस बिश्नोई पूछताछ में ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा था। स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई और रोहित मोई को मंगलवार को 5 दिन की रिमांड पर लिया था। स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त HGS धारीवाल और डीसीपी राजीव रंजन लॉरेंस बिश्नोई से बुधवार को कई घंटों तक उन्होंने पूछताछ की। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि मोहाली में पिछले साल 7 अगस्त को उनके गिरोह के सदस्य विक्की मिडुखेड़ा की हत्या कर दी गई थी। विक्की की हत्या के आरोपी सिद्धू मूसेवाला के यहां ठहरे थे। इसी का बदला लेने के लिए मूसेवाला की हत्या की गई। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई कि सिद्धू मूसेवाला दविंदर बम्बिहा को सपोर्ट कर रहा था। वे अपने हर गाने में बम्बिहा का जिक्र करता था। हत्या का कारण म्यूजिक इंडस्ट्री का करोड़ों रुपए का बिजनेस भी है। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश करीब 3 महीने पहले रची गई थी। बिश्नोई ने गोल्डी बरार से बात कर सिद्धू का काम तमाम करने के लिए कहा था। मूसेवाला की हत्या के बाद उत्तर भारत में गैंगवार की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में लॉरेंस से कड़ी सुरक्षा में रोहिणी स्थित स्पेशल सेल के कार्यालय में पूछताछ हो रही है। कार्यालय में 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात किए गए हैं। इनमें स्पेशल सेल, रोहिणी स्पेशल स्टाफ के पुलिसकर्मी और दिल्ली पुलिस के कमांडो भी शामिल हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने पिछले कुछ महीने से तिहाड़ जेल में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे में पुलिस इस बात का पता कर रही है कि उसने गोल्डी बरार को मूसेवाला की हत्या के लिए कैसे निर्देश दिए थे। हालांकि कुछ महीने पहले तक लॉरेंस तिहाड़ में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था और वो सिग्नल ऐप से बात कर रहा था। स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लॉरेंस शुरुआत में पूछताछ में ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा था। पुलिस से पूछताछ के दौरान शुरू में तो लॉरेंस ने कहा कि उसका मूसेवाला की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। लॉरेंस खुद को सोशल मीडिया पोस्ट से भी अलग कर रहा है, जिसमें उसके गिरोह के सदस्य गोल्डी बरार ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। असल में लॉरेंस और गोल्डी बरार हर बार नए शूटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि पुलिस उन तक आसानी से ना पहुंच सके। वहीं सिंगर केके की मौत से जुड़ी भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि अगर केके को वक्त रहते CPR दिया गया होता तो उनकी जान बच सकती थी। तो मशहूर सिंगर केके की मौत को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आई है। केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर वक्त पर उन्हें जरूरी इलाज मिलता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सिंगर को CPR दिया गया होता तो जान बच सकती थी। जब तक वो अस्पताल पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। बता दें कि केके के होंठ और उनके माथे पर चोट के निशान पाए गए थे, जिसके बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो चुका है कि मौत की वजह हार्ट अटैक थी। इसके बाद ऐसी तमाम थ्योरीज पर फुल स्टॉप लग गया। लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि वक्त पर CPR मिलने से लाखों लोगों के चहेते केके को बचाया जा सकता था। केके पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अपने 2 लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए पहुंचे थे। दूसरा कॉन्सर्ट जिस कॉलेज में हुआ वहां के ऑडिटोरियम में क्षमता से दोगुने लोग पहुंच गए, जिसके चलते वहां काफी गर्मी बढ़ गई। केके को कई बार अपना पसीना फूंसते भी देखा गया। साथ ही वो AC नहीं चलने की शिकायत भी लगातार कर रहे थे। इस कॉन्सर्ट के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। होटल में वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने केके को मृत घोषित कर दिया। केके के निधन के बाद पूरे संगीत जगत में मायूसी छा गई। उनके अपनों
और फैंस को यकीन नहीं हो रहा कि केके उनके बीच अब नहीं रहे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरे बॉलीवुड ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। अब मुंबई में केके का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उससे पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक वाहन के अंदर ब्लास्ट की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि उस हादसे में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के सेडो इलाके में गाड़ी के अंदर धमाका हुआ है। इस धमाके में सेना के 3 जवान घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले पर कश्मीर के आईजीपी का कहना है कि एक प्राइवेट वाहन में धमाका हुआ, जिसमें 3 जवान घायल हो गए और जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह धमाका ग्रेनेड या गाड़ी के अंदर पहले से ही आईईडी लगाया हुआ था या फिर बैटरी की खराबी की वजह से हुआ है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इस गाड़ी में पहले से ही आईईडी प्लांट किया गया था। हालांकि छानबीन चल रही है और बैटरी के साथ छेड़छाड़ की भी जांच हो रही है। शोपियां जिले में इससे पहले बुधवार को ही आतंकियों ने एक नागरिक को उसके आवास के पास गोली मार दी थी, जिसमें वो घायल हो गया था। यह घटना शोपियां जिले के कीगम इलाके में हुई थी। फारूक अहमद शेख के आवास के पास इस घटना को रात 8:45 पर अंजाम दिया गया था। घायल को पुलवामा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आतंकियों ने इस बार आम नागरिकों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। पिछले कई महीनों से वो आम नागरिकों को निशाना बनाकर टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ताजा मामला मंगलवार का है, जहां जम्मू क्षेत्र की सांबा जिले की रहने वाली एक महिला शिक्षक को निशाना बनाया गया। उसके बाद आज भी एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बैंक के अंदर आतंकवादी घुसे थे। तो अब चुनौती बड़ी है। चुनौती आतंक पर अंकुश लगाने की है, जिसको लेकर सरकार लगातार कोशिशें भी करती नजर आ रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार की रणनीति में किसी तरह का बदलाव देखने को मिलता है या फिर नहीं। इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज दीपक चहर शादी के बंधन में बंध गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जया भारद्वाज के साथ 7 फेरे लिए हैं, जिसके बाद वो शादी के बंधन में बंध गए हैं। लंबे रिलेशन के बाद उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड जया भारद्वाज से शादी की है। आगरा के वायु विहार निवासी चहर और जया ने फतेहाबाद रोड स्थित जेपी पैलेस में 7 फेरे लिए। इससे पहले मंगलवार को मेहंदी की रस्म और संगीत समारोह का आयोजन किया गया था। दूल्हा बने दीपक चहर घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजे के साथ बारात लेकर होटल पहुंचे। दीपक ने सफेद रंग की शेरवानी और पगड़ी पहनी। बैंड बाजे की धुन पर दीपक के चचेरे भाई लेग स्पिनर राहुल चहर और बहन मालती चहर ने जमकर डांस भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रात 10 बजे से विवाह की रस्म शुरू हुई। उधर दुल्हन जया भारद्वाज ने भी शानदार गेटअप लिया। दीपक और जया की शादी में दोनों परिवार के लोग खुशी से झूम रहे थे। होटल जेपी पैलेस में दीपक और जया की शादी में शाही तैयारियां की गई। दूल्हे के पापा लोकेंद्र सिंह चहर, चाचा देशराज चहर, भाई राहुल चहर, बहन मालती के साथ खास मेहमानों ने भी डांस किया। इससे पहले मेहंदी और संगीत सेरेमनी में दीपक चहर और जया के देशी अंदाज को लोग खूब पसंद करते नजर आए। शादी के लिए दीपक चहर और जया भारद्वाज का आउटफिट मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है। चहर के परिवार वाले दूल्हे की ड्रेस से मैच करती हुई थीम में बारात में नजर आए। बता दें कि दीपक ने पिछले साल यूएई में आईपीएल मुकाबले के दौरान स्टेडियम में जया को प्रपोज किया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इससे पहले दोनों एक दूसरे को काफी लंबे वक्त से डेट कर रहे थे। आईपीएल मुकाबलों के दौरान जया कई बार स्टेडियम में दीपक को चीयर करती हुई भी नजर आई थी। जया के भाई सिद्धार्थ बिग बॉस में नजर आ चुके हैं। सिद्धार्थ एमटीवी स्प्लिट्स विला सीजन 2 के विनर भी हैं। बहन जया की सगाई पर सिद्धार्थ ने भी फोटो शेयर कर बधाई दी थी।
शहर को सीएसके ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के दौरान 14 करोड़ रुपए में खरीदा था। हालांकि चोट की वजह से वे पूरे सीजन से बाहर हो गए थे। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की कर लेते हैं। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, लिहाजा सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। और जो ताजा जानकारी मिल रही है वो ये कि सोनिया गांधी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब सोनिया गांधी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उनमें हल्के बुखार के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उन्हें टेस्ट करवाने की सलाह भी सोनिया गांधी ने दी है। अब जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उन मामलों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 3712 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 2584 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। हालांकि 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। देश में कोरोना वायरस के मौजूदा वक्त में 19,509 सक्रिय मामले हैं। देश में रोजाना पॉजिटिविटी रेट 0.84% है। अब तक 4,26,20,394 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,24,641 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में बीते 4 फरवरी के बाद कोरोना वायरस के मामले बुधवार को सबसे अधिक पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 793 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। बीएमसी की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक 2,970 सक्रिय मामले महाराष्ट्र में हैं। तो कोरोना के मामले जो अब तक 2000 से 2500 के बीच में बने हुए थे, उनमें अचानक से तेजी देखने को मिली है। 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, लिहाजा सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। एबी स्टार न्यूज लगातार अपने दर्शकों से ये अपील करता रहा है कि कोरोना को लेकर के लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। अगर आप भीड़भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो फिर मास्क लगाना ना भूलें। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और हो सके तो खुद को भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रखिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।